हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टडी कॉन्सेप्ट। आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे संघ लोक सेवा आयोग की। ठीक है ना, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है ना, यूपीएससी संघ लोक सेवा आयोग के बारे में पूरी चर्चा करेंगे। और ये वो टॉपिक है जिस पर कि जितनी भी प्रीलिम्स एग्जाम्स होते हैं, चाहे वो यूपीएससी हो, एमपीपीएससी हो या फिर अदर स्टेट की जो भी पीएससी की एग्जाम्स होते हैं, उन सभी में संघ लोक सेवा आयोग से जुड़े हुए क्वेश्चन आते हैं। तो उन सभी विद्यार्थियों के लिए ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट साबित होने वाला है। तो वो सभी स्टूडेंट्स जो कि सभी सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, तो वो सभी इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और वो सारे फैक्ट्स जो कि एक यूपीएससी के लिए इसमें संघ लोक सेवा आयोग से जुड़े हुए हैं, वो सारे फैक्ट्स मैं इसमें लेके आया हूँ। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट ये टॉपिक होने वाला है आपके लिए। और अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को आप लाइक और शेयर भी करें। साथ ही साथ में जो भी नए स्टूडेंट जुड़े हुए हैं उनसे सबसे कहना चाहूँगा कि मेरे स्टडी कॉन्सेप्ट चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऑल नोटिफिकेशन के साथ में, क्योंकि मैं यूपीएससी, एमपीपीएससी और अदर स्टेट्स के जितने भी पाठ्यक्रम के अनुसार जो भी सिलेबस होता है प्रीलिम्स का, उनके सभी टॉपिक्स पर वीडियो ला रहा हूँ। तो लगातार आप मेरे वीडियो से जुड़ने के लिए मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें ऑल नोटिफिकेशन के साथ में। तो चलिए शुरू करते हैं संघ लोक सेवा आयोग टॉपिक, जो कि ये सभी प्रीलिम्स के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वीडियो पसंद आए तो दोबारा कहूंगा कि आप इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। संघ लोक सेवा आयोग, पहला जो फैक्ट है समझते हैं। संघ लोक सेवा आयोग भारत में केंद्रीय भर्ती अभिकरण, जो केंद्रीय भर्ती अभिकरण होता है, यानी कि सेंट्रल रिक्रूटमेंट जो बोर्ड होता है, उसका एक स्वतंत्र संवैधानिक संस्थान है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको मैं हाईलाइट करूंगा, आप इसको ध्यान रखिएगा। ये एक क्या है? स्वतंत्र संवैधानिक संस्थान है। ये क्वेश्चन बन सकता है, तो आप इसको याद रखिएगा कि संघ लोक सेवा आयोग क्या है? एक स्वतंत्र संवैधानिक संस्थान है। अगला जो पॉइंट है वो भी समझ लेते हैं आप। अगला जो पॉइंट है उसमें जो लिखा हुआ है कि ये किस अनुच्छेद में संघ लोक सेवा आयोग के कार्यों का और शक्तियों का विवरण किया है। तो संविधान के 14वें, ठीक है ना, इसको मैं हाईलाइट करता हूं, संविधान के 14वें अनुभाग, ठीक है ना, 14वें भाग में और अनुच्छेद 315 से लेके 323 तक संघ लोक सेवा आयोग के जो कार्यों का और उनकी शक्तियों का विवरण किया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, इसको आप ऐसे ही याद करना है आपको, क्योंकि ये अनुच्छेद के बारे में जरूर पूछते हैं। संघ लोक सेवा आयोग के जो कार्य हैं और शक्तियां हैं, उनका विवरण 14वें भाग और अनुच्छेद 315 से लेकर 323 तक इसका, इनकी शक्तियों का और इनके कार्यों का विवरण किया गया है। ठीक है, अगला जो पॉइंट है उसमें संघ लोक सेवा जो है, इसके जो कार्य हैं वो क्या क्या है, इसके बारे में पूरी जानकारी देता है। ठीक है ना, संघ लोक सेवा आयोग का संबंध अखिल भारतीय सेवा, ठीक है ना, अखिल भारतीय सेवा, केंद्रीय सेवाओं और केंद्रीय सेवाओं हेतु ग्रुप ए और ग्रुप बी के जो अधिकारियों की भर्ती होती है, उन सभी के बारे में ये अनुशंसा करना इनका काम होता है। और इसके अतिरिक्त ये सरकार द्वारा मांगे जाने वाली जो पदोन्नति है, ठीक है ना, और अनुशासनात्मक जो मामले होते हैं, उसके बारे में भी संघ लोक सेवा आयोग अपना परामर्श देती है। ठीक है, आइए अब समझते हैं यूपीएससी की संरचना और नियुक्ति के बारे में। यूपीएससी की जो संरचना और नियुक्ति होती है वो किस तरीके से होते हैं, ये जान लेते हैं। भारत के राष्ट्रपति द्वारा यूपीएससी में एक अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति की जाती है, यानी कि इसमें जो पदेन अध्यक्ष होता है वो एक होता है और बाकी के सब इसमें सदस्य होते हैं यूपीएससी में, यानी कि संघ लोक सेवा आयोग में। ठीक है ना, संविधान ने आयोग के सदस्यों की संख्या को निर्दिष्ट नहीं किया, यानी कि संविधान में आयोग में कितने सदस्य होने चाहिए इसके बारे में नहीं जानकारी दी है, और इसे राष्ट्रपति के विवेकाधीन रखा है, यानी कि राष्ट्रपति चाहे तो सदस्यों की संख्या कम कर सकता है या सदस्यों की संख्या बढ़ा सकता है। वैसे सामान्यतः आयोग में एक अध्यक्ष और 9 से लेके 11 सदस्य होते हैं। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सामान्यतः आयोग में एक अध्यक्ष और 9 से 11 क्या होते हैं, सदस्य होते हैं। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको मैं हाईलाइट इसीलिए कर रहा हूं क्योंकि ये क्वेश्चंस इस तरीके से पूछे जाते हैं, तो इसको आपको ऐसे याद रखना है। कितने इसमें एक अध्यक्ष और 9 से 11 इसमें सदस्य होते हैं, इसको आपको ऐसे याद करना है, क्योंकि इसी तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं कि यूपीएससी में कितने सदस्यों की संख्या होती है, तो वो होती है 9 से लेके 11 सामान्यतः सदस्य और एक अध्यक्ष होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आयोग के सदस्यों के लिए कोई विशिष्ट योग्यता निर्धारित नहीं की गई है संविधान में।
जो आयोग में सदस्यता लेते हैं, उन सदस्यों के लिए कोई योग्यता निर्धारित नहीं की गई है, सिवाय इसके कि आयोग के जो आधे सदस्य हैं, उनको कम से कम 10 वर्षों का भारत सरकार या फिर अन्य किसी राज्य सरकार के अधीन कार्य किया हो। यानी कि उनके जो सदस्य होते हैं, वो सदस्य या भारत सरकार यानी कि केंद्र सरकार के अधीन उन्होंने 10 वर्ष तक काम किया हो, या फिर राज्य सरकार के अधीन 10 वर्षों तक का उनका कार्य करने का उनका अनुभव रहा हो। ठीक है ना? संविधान द्वारा राष्ट्रपति को आयोग के अध्यक्ष और सदस्य की सेवा शर्तों को निर्धारित करने के लिए अधिकृत किया। यानी कि जो भारत का राष्ट्रपति है, वो राष्ट्रपति इनके कार्यों को, ठीक है ना, जो जितने भी सदस्य होते हैं और अध्यक्ष होता है, ठीक है ना, उनकी जो सेवा शर्त होती है, ठीक है ना, उनके लिए पूरा का पूरा जो निर्धारण करते हैं, वो भारत के राष्ट्रपति करते हैं। भारत के राष्ट्रपति को यहाँ पर अधिकृत किया है। ठीक है? और इसमें क्या है? नियुक्ति। इसमें नियुक्ति कितनी होती है देख लेते हैं। अध्यक्ष और सदस्य, ठीक है ना, इनकी जो नियुक्ति होती है बिल्कुल समान वर्षों के लिए होती है। 6 वर्ष या फिर 65 वर्ष की आयु। यानी कि उसके अगर 6 वर्ष पूरे हो जाते हैं तो उसका कार्यकाल समाप्त हो जाता है, या फिर उसकी आयु 65 वर्ष की हो जाती है तो उसका काल समाप्त हो जाना है। यानी कि जो भी पहले पूरा हो तब तक वो अपने पद पर बने रहते हैं। आइए अब समझते हैं संघ लोक सेवा आयोग की स्वतंत्रता के बारे में। अच्छा, इसमें जो विभिन्न सरकारी पदों की जो भर्ती होती है, भर्ती करते समय संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी एक प्रहरी के रूप में कार्य करता है। यानी कि पूरी तरीके से उसकी उसकी निगरानी करता है। जब भी कोई सरकारी पदों की भर्ती होती है तो एक विजिलेंस, एक प्रहरी के रूप में उसका कार्य होता है। ठीक है ना? इसके लिए इसकी जो स्वतंत्रता होती है, इसका जो फ्रीडम होती है, यानी कि वो कहाँ-कहाँ से उसको कितनी स्वतंत्रता मिलती है, उसके लिए संविधान के द्वारा कुछ प्रावधान किए गए, यानी कि संविधान में उसके नियम बनाए गए हैं। पहला जो नियम है, आयोग के अध्यक्ष या किसी सदस्य को संविधान में उल्लेखित तरीके से राष्ट्रपति ही द्वारा पदम्युक्त किया जाता है। यानी कि जो भी संघ लोक सेवा आयोग का अगर अध्यक्ष है या फिर सदस्य है, ठीक है ना, तो उसमें संविधान में प्रावधान है कि उसको उल्लेखित जो तरीके हैं उसके तहत ही राष्ट्रपति उनको पद मुक्त कर सकता है। ठीक है? वे परिस्थितियां जिनके तहत सदस्यों को हटाया जा सकता है वो निम्न प्रकार से हैं। पहली जो है, यदि उसे दिवालिया घोषित कर दिया जाता है। ठीक है ना? अगर कोई अध्यक्ष है या फिर सदस्य है, उसको दिवालिया घोषित कर दिया जाता है तो उसको पद से हटाया जा सकता है। यानी कि पद से उसे राष्ट्रपति उसको हटा सकता है। अगला जो पॉइंट है जिससे कि उसको पद मुक्त किया जाता है, यदि वह कोई लाभ का पद धारण करता है, यानी कि वो अध्यक्ष है या फिर सदस्य है यूपीएससी का और उसके बावजूद भी वो कोई लाभ का पद धारण करना चाहता है या फिर कोई विधायक बनना चाहता है, नेता बनना चाहता है, जहाँ पे कि लाभ मिलने वाला हो, जिसमें कि कहीं न कहीं पे लाभ मिलने का संदेह रहता है, उन पद पर अगर वो जॉइन करना चाहता है तो फिर राष्ट्रपति उनको पद मुक्त कर सकता है या फिर उनको हटा सकता है। अगला सी पॉइंट में दिया हुआ है, यदि वह सदस्य या फिर अध्यक्ष मानसिक रूप से या शारीरिक रूप से अक्षम है, यानी कि असक्षम है, ठीक है ना, के कारण से पद पर रहने के योग्य नहीं है, यानी कि वो मानसिक और शारीरिक रूप से कहीं ना कहीं पे उसमें क्षमता नहीं रही है, उसके कारण से वो पद पर रहने योग्य नहीं है, तो उसको हटाया जा सकता है। और इसके अतिरिक्त राष्ट्रपति अध्यक्ष और अन्य सदस्यों पर जो सिद्ध कदाचार यानी कि कोई भी ऐसा कदाचार उस पर सिद्ध होता है, उसके आधार पर भी, ठीक है ना, उसके आधार पर पद की जांच के लिए उच्चतम न्यायालय में उसके पास में प्रेषित कर सकता है। यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट में उसके बारे में जानकारी दे सकता है और सुप्रीम कोर्ट इस संबंध में, ठीक है ना, इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट उनको द्वारा दिया गया जो परामर्श होता है वो राष्ट्रपति को बाध्यकारी होता है। यानी कि सुप्रीम कोर्ट अगर कोई एडवाइस देता है, कोई परामर्श देता है तो राष्ट्रपति उसको फॉलो करता है। तो इसके लिए क्या है ना, इसके लिए यूपीएससी के जितने भी सदस्य हैं और अध्यक्ष हैं, उनके कार्यकाल के लिए इसमें सुरक्षा प्रदान की गई। यानी कि जब तक कि वो जो कदाचार है जिसपे कि वो उसको हटाया जा रहा है और वो सिद्ध नहीं हो पा रहा है और सुप्रीम कोर्ट में अगर वो चली गई और सुप्रीम कोर्ट उसको बोलता है कि आप इस पे इस तरीके से फॉलो करें, तो जब तक कि उसका निर्णय नहीं आ जाता तब तक यूपीएससी के किसी भी सदस्य और अध्यक्ष को वहां से उसके कार्यों से हटाया नहीं जा सकता। अगर वो साबित हो जाता है, उसका कदाचार सिद्ध हो जाता है, देन उसको राष्ट्रपति हटा सकता है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ अनअकैडमी के बारे में। अनअकैडमी
जो कि आपके लिए लाया है एमपीपीएससी और व्यापम्स के लिए एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म, जिससे कि आप एमपीपीएससी और व्यापम्स के सभी एग्जाम्स की तैयारी कर सकते हैं। वो किस तरीके से, देखिए सबसे पहले तो यहाँ पर आपको डेली लाइव क्लास मिल रही है, साथ में प्रैक्टिस और रिवाइज, यानी कि प्रैक्टिस भी आप कर सकते हैं अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे, और साथ ही साथ में आप यहाँ पर रिवाइज कर सकते हैं। लर्न एनी टाइम एनीवेयर, यानी कि आप कभी भी और कहीं पे भी अनअकैडमी के ऐप के द्वारा पढ़ सकते हैं। साथ ही साथ में आपको अनअकैडमी क्या दे रहा है ये भी मैं आपको बताना चाहता हूँ। सबसे बड़ी बात, अनअकैडमी आपको फ्री प्लान बाय द अनअकैडमी, यानी कि आप अनअकैडमी पर एमपीपीएससी और व्यापम्स की जो पढ़ाई है, जो कि एग्जाम है, सारे एग्जाम्स को आप फ्री में पढ़ सकते हैं। चूज टू स्टडी फ्रॉम 50 टॉप एजुकेटर्स, ठीक है ना, जो 50 टॉप एजुकेटर्स अनअकैडमी से जुड़े हुए हैं वो उनमें से आप चूज कर सकते हैं। और उसमें क्या 500 फ्री लाइव क्लासेस एवरी वीक, हर हफ्ते आपको 500 से अधिक लाइव क्लास मिलने वाली है विद द डाउट क्लियरिंग सेशन, यानी कि आपको लाइव डाउट क्लियरिंग भी होगा। जो भी आपके पास आपके माइंड में कंफ्यूजन हो रहा है, कोई डाउट हो रहा है, तो लाइव क्लास को आप अटेंड करेंगे तो उसी टाइम आप लाइव उसके डाउट भी क्लियर कर पाएंगे। साथ ही साथ आपको मिल रहा है वीकली फ्री मॉक टेस्ट, ठीक है ना, हर हफ्ते आपको एक मॉक टेस्ट भी यहाँ पर कंडक्ट कराया जाएगा जो कि फ्री में होगा, यानी कि फ्री प्लान में आपको बहुत कुछ मिलने वाला है अनअकैडमी पर। फ्री लाइव क्विज, सब फ्री है, ठीक है। 20,000 से ज्यादा यहाँ पर क्वेश्चंस बैंक है जिसके थ्रू आप लाइव क्विज अटेंड कर सकते हैं। यहाँ पर T20 फ्री लाइव क्विज, जिसमें कि 20 क्वेश्चंस मिलते हैं आपको 20 मिनट में, और 8 बजे आपको इस पेपर का एनालिसिस मिलता है, ठीक है। आपको करना क्या होगा उसके लिए, कुछ नहीं, सिंपल सा है, आप अपने मोबाइल को उठाइए और उसमें अनअकैडमी का जो लर्नर ऐप है वो आप उसमें डाउनलोड करना है। उसके बाद में आपको यूज कोड टू अनलॉक फ्री प्लान, यानी कि जो फ्री प्लान है उसको अनलॉक करने के लिए आपको कोड का उपयोग करना पड़ेगा। कोड क्या है, हरदयाल कुशवाहा। जैसे ही आप इसका यूज करके अनलॉक बटन को प्रेस करेंगे, ये जो प्लान है फ्री प्लान जो है वो अनलॉक हो जाएगा। स्टेप क्या होगा, व्हाट आर यू प्रिपेयरिंग फॉर इट, यानी कि आप किस चीज की तैयारी कर रहे हैं वो सबसे पहले यहाँ पर सिलेक्ट करना है, एमपीपीएससी। देन गो फॉर द नेक्स्ट ऑप्शन, स्टेट पीएससी, ठीक है ना, स्टेट पीएससी जैसे सिलेक्ट करेंगे आप, अगला ऑप्शन आपको एमपीपीएससी एंड व्यापम चूज करना है। फिर नेक्स्ट ऑप्शन आएगा, उसमें आपको रेफरल कोड डालकर अनलॉक का जो बटन है उसको क्लिक करेंगे आप, देन ये जो प्लान है ये अनलॉक हो जाएगा, ठीक है ना। अब चलते हैं अपन बैच, जो कि प्लस बैचेज है, यानी कि अनअकैडमी के जो प्लस सब्सक्रिप्शन प्लान्स हैं उसके बारे में आपको इसमें बताना चाहता हूं। देखिए फ्री प्लान्स में आपको बहुत कुछ मिलेगा, लेकिन प्लस प्लान में आपको वो सारे कोर्सेज मिलेंगे जो कि आप एक्चुअल में पढ़ना चाहते हैं, यानी कि एक्स्ट्रा इफ यू वांट टू टेक सम लर्निंग फ्रॉम द अनअकैडमी, देन यू विल चूज द प्लस बैचेज। देखिए प्लस बैचेज फॉर ऑलराउंड प्रिपरेशन, यानी कि ऑलराउंड प्रिपरेशन के लिए आपको ये प्लस बैचेज अनअकैडमी आपके लिए दे रहा है। क्रैक प्रीलिम्स 2020, जो एमपीपीएससी का जो अभी नोटिफिकेशन आया है 2020 का, 2020 का जो नोटिफिकेशन आया है उसकी तैयारी के लिए आपको यहाँ पर ये प्लस बैचेस लेने हैं, ठीक है ना, विद द चूज योर बैच विच सूट योर प्रिपरेशन बेस्ट, यानी कि आप अपने हिसाब से अपना बैच यहाँ पर चुन सकते हैं। इसमें आपको क्या क्या मिलने वाला है, 60 डेज लाइव क्रैश कोर्स, ठीक है ना, रिवाइज थ्योरी ड्यूरिंग द डे, यानी कि डे में आपको यहाँ पर रिवीजन मिलने वाला है, और साथ में जो प्रैक्टिस लाइव एमसीक्यू है वो नाइट में मिलने वाले, यानी कि दिन में आप पूरी पढ़ाई कीजिए और रात में आप उसकी जो प्रैक्टिस लाइव एमसीक्यू यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की आपको यहाँ पर लाइव क्लास रात में मिलेगी, ठीक है ना। लाइव एमसीक्यू रिवीजन बैच, ठीक है ना, 3 डेज टॉपिक वाइज लाइव प्रैक्टिस सेशन, ठीक है। डेडिकेटेड लाइव डाउट क्लियरिंग बैचेस, वीकली 12 सेशन, 2 आवर्स डेली सब्जेक्ट वाइज। रिकॉर्डेड बैच, यहाँ पर देखिए आपको रिकॉर्डेड जो बैचेस हैं जो पहले से रिकॉर्ड पड़े हुए हैं वो आपको पूरे मिलने वाले हैं विद द लाइव डाउट क्लियरिंग, यानी कि रिकॉर्डेड बैच देखिए, उसके बाद में इसका पूरा का पूरा आपको
लाइव डाउट क्लियरिंग सेशन भी कंडक्ट कराया जाएगा। कंप्लीट रिवीजन एट योर ओन पेस, यानी कि अपने हिसाब से आप अपनी उसका रिवीजन कर सकते हैं। आप जब चाहें उस वीडियो को पॉज कर सकते हैं और जब चाहें उसको रन कर सकते हैं। ठीक है, तो पूरा का पूरा आप अपने हिसाब से ही ये पूरे रिकॉर्डेड बैच को देख सकते हैं। फाउंडेशन प्री मेंस एमपीपीएससी बैच ये चालू होने वाला है कब? 5 जनवरी से। 5 जनवरी से ये भी स्टार्ट होने वाला है, तो ज़्यादा देर नहीं लगानी है। गो एंड गेट द प्लस सब्सक्रिप्शन इन अनअकैडमी ऐप। प्रीलिम्स कंप्लीशन बाय मार्च। देखिए प्रीलिम्स की जो तैयारी है इस बैच के द्वारा आपको मार्च तक पूरी तैयारी अनअकैडमी कर देगा। ठीक है ना। 20 प्लस यहाँ पर देखो इस बैच के लिए 20 प्लस प्रीलिम मॉक टेस्ट प्रैक्टिस के लिए मिलने वाले हैं। 20,000 से अधिक क्वेश्चन बैंक है जिसमें कि आप डेली प्रैक्टिस कर सकते हैं। पीडीएफ रिवीजन नोट्स मिलेंगे हर क्लास के, जितनी भी क्लास आप ज्वाइन करेंगे उन सब की आपको पीडीएफ नोट्स मिलने वाले हैं जिससे कि आप रिवीजन कर पाएंगे। जिन विद्यार्थियों ने एमपीपीएससी मेंस क्लियर कर लिया है, वो प्री क्लियर कर लिया है 2019 का, उन सब के लिए यहाँ पर मेंस के रिवीजन बैच विद आंसर राइटिंग प्रैक्टिस ऑलरेडी रनिंग। ठीक है ना, पहले से ये चालू हो चुका है, तो उसको आप फटाफट ज्वाइन कर लीजिए। जो एमपीपीएससी प्री क्लियर कर चुके हैं 2019 का, तो उन सब के लिए एक सुनहरा मौका है ये मेंस की तैयारी करने का अनअकैडमी पर। ठीक है, प्रीलिम्स क्लियर करने के लिए ये रामबाण राज है। ठीक है ना, प्रीलिम्स क्लियर करने के लिए ये एकदम रामबाण कोर्स, जो कि कब शुरू हो रहा है? ये 4 जनवरी 2021 से। ये बहुत ही अच्छे से आपको पूरी की पूरी तैयारी करने वाला है, क्योंकि प्रीलिम्स की तैयारी यहाँ पर बहुत ही अच्छे से अनअकैडमी आपको करवाएगा। अभी ज्वाइन कीजिए अल्टीमेट 60 डेज क्रैश कोर्स। ठीक है ना, फ्री। यहाँ पर रिवाइज थ्योरी ड्यूरिंग द डे, जैसे कि आपको पहले बता चुका हूँ, रिवाइज करेंगे थ्योरी को और नाइट में लाइव एमसीक्यू सीरीज यहाँ पर कंडक्ट कराई जाएगी। 20 प्लस मॉक टेस्ट ऑलरेडी लाइव एंड फुल लेंथ टेस्ट एवरी डे। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा अभी आपको 60 डेज का ये 4 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है, तो ये पूरा का पूरा आपको जानकारी इसमें आपको मैंने दे दी है। अब आगे चलते हैं, आगे अनअकैडमी आपको और क्या क्या प्रोवाइड करवा रहा है। क्या आप अपनी गति से रिवीजन करना चाहते हैं, यानी कि आपकी जो स्पीड है, आप स्लो पढ़ना चाहते हैं, फास्ट पढ़ना चाहते हैं, आपका अपना खुद का एक मैग्नीट्यूड है, तो उस हिसाब से आप पढ़ाई करना चाहते हैं, तो आप अभी ज्वाइन कीजिए रिकॉर्डेड कंप्लीट रिवीजन बैच। ठीक है, इसमें आपको क्या मिलने वाला है? कंप्लीट प्रीलिम्स रिविजन्स विथ 270 रिकॉर्डेड क्लासेस, है ना। क्लियर योर डाउट इन लाइव क्लास 2 आवर्स डेली, यानी कि पहले तो आप इससे पूरा रिवीजन कीजिए। रिवीजन करने के बाद में आपको लाइव क्लास मिलेगी यहाँ पे कि आप सारे डाउट क्लियर कर सकते हैं। क्या आप ऑलरेडी रिवीजन कर रहे हैं, यानी कि पहले से आप रिवीजन कर रहे हैं, तो अभी आप एनरोल कीजिए लाइव डाउट क्लियरिंग सेशन में। ठीक है ना, अपनी तैयारी मजबूत कीजिए। आप इस लाइव डाउट क्लियरिंग सेशन में तुरंत इसमें एनरोल कीजिए और अपनी जो तैयारी है, जो भी आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन सबको आप इससे मजबूत कर सकते हैं। लाइव डाउट क्लियरिंग सेशन, ठीक है ना, वीकली हर हफ्ते आपको 12 सेशन मिलेंगे जिसमें कि आप हर सब्जेक्ट वाइज यहाँ पर डाउट क्लियर कर पाएंगे। क्या आप एमपीपीएससी की तैयारी शुरू करने के लिए सोच रहे हैं, तो अभी ज्वाइन कीजिए 10 मंथ का फाउंडेशन बैच। एमपीपीएससी जो प्री है, प्री का अभी नोटिफिकेशन आ गया है, उसके एग्जाम्स की तैयारी करने के लिए आप सोच रहे हैं, तो अनअकैडमी आपके लिए लाया है ये एक मेगा बैच। अभी जल्दी ही स्टार्ट होने वाला है, कब? 5 जनवरी को। तो इसको आप ज्वाइन कीजिए। इसमें आपको प्रीलिम कोर्स का पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा मार्च तक, यानी कि मार्च तक कंप्लीट हो जाएगा और इसका एग्जाम कब है? 11 अप्रैल को। तो आप इसको तुरंत ज्वाइन कीजिए और इससे आप पूरा का पूरा एमपीपीएससी प्रीलिम्स की तैयारी आपकी कंप्लीट हो पाएगी। किससे? लर्न विद द टॉप एजुकेटर्स, ऑल दीज द टॉप एजुकेटर्स who will educate you about the MPPSC prelims. So don't get delay and get the subscription about that mega batches who has been started, going to be start 5th January 2021। और जो विद्यार्थी, ठीक है ना, जो विद्यार्थी एमपीपीएससी प्रीलिम्स क्लियर कर चुके हैं, वह अपने सपनों को साकार कर सकते हैं अनअकैडमी के द्वारा, जिसमें कि कोर्स स्वप्न पूर्ति कोर्स चालू हो गया है, जो पूरा हिंदी मीडियम में होगा और इसमें कंप्लीट एमपीपीएससी मेंस की प्रिपरेशन करवाई जाएगी और सभी जितने भी सब्जेक्ट हैं उस पर
आंसर राइटिंग का प्रैक्टिस करवाने वाले हैं, जो कि 35 दिन में पूरा कंप्लीट होने वाला है। ये पूरा का पूरा आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो अभी आप ज्वाइन कर सकते हैं इस कोर्स को। अनअकैडमी पर जो टॉप एडुकेटर्स हैं वो आपको 6 साल से अधिक का यहाँ पर एक्सपीरियंस रखते हैं। शुभम गुप्ता जी, अभिषेक कुमार सिंह जी, हरि सिंह राजपूत जी, अमित सिंह शुक्ला जी, सब आपको बहुत ही अच्छा पढ़ाएंगे। स्ट्रेटेजिक ओरिएंटेशन लेने वाले हैं शुभम गुप्ता जी। 6 साल का जो एक्सपीरियंस, टीचिंग एक्सपीरियंस है हिस्ट्री का, हरि सिंह राजपूत जी को आपको हिस्ट्री पढ़ाने वाले हैं। 5 से अधिक साल का एक्सपीरियंस रखते हैं अभिषेक कुमार सिंह जी, जो कि आपको जियोग्राफी पूरा पढ़ाने वाले हैं। अमित शुक्ला जी की तरफ से आपको पूरा 5 साल का एक्सपीरियंस मिलेगा और वो आपको पढ़ाएंगे कंप्यूटर की पूरी क्लासेस आपकी लेने वाले हैं अनअकैडमी पर। तो दीज आर द टॉप एडुकेटर्स हु हैज बीन अ वेरी गुड एक्सपीरियंस अबाउट द टीचिंग सेक्टर। हाउ टू गेट अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन, आपको अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन किस तरीके से लेना है ये आपको मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ। सबसे पहले आप अनअकैडमी के एमपीपीएससी व्यापम का जो सेक्शन है उसमें जाइएगा, उसको सिलेक्ट कीजिए। देन उसके बाद में प्लस को सिलेक्ट कीजिए। फिर उसके बाद में जैसे ही प्लस का ऑप्शन आएगा, यू विल गेट सब्सक्रिप्शन बटन। इसको आप जैसे ही क्लिक करेंगे, आप सीधे के सीधे अगले ऑप्शन पर पहुंच जाएंगे। जैसे अगले पर पहुंचेंगे, आपको एमपीपीएससी व्यापम सब्सक्रिप्शन के पूरे फी चार्ट यहाँ पर मिलने वाले हैं। तो जैसे ही आप ये सारे फी चार्ट में से जो भी कोर्स सेलेक्ट करेंगे, उसमें आप रेफरल कोड 10% का जो डिस्काउंट है, 10% डिस्काउंट आपको डायरेक्ट मिलेगा अगर आप हरदयाल कुशवाहा रेफरल कोड का उपयोग करेंगे। तो अभी तुरंत आप अनअकैडमी के इस प्लस सब्सक्रिप्शन को सब्सक्राइब कीजिए फॉर एमपीपीएससी एंड अदर व्यापम एग्जामिनेशंस, ठीक है। और ये रेफरल कोड आपको मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप कॉपी करके इसका उपयोग कर सकते हैं। टोटल आपका कैपिटल में रहेगा, हरदयाल कुशवाहा, ये जरूर ध्यान रखिएगा, कैपिटल लेटर में आपको पूरा लिखना है। उसके बाद में आपको प्रोसीड बटन दबाना है। तो जो भी कोर्स की फीस है उसमें से सीधे सीधे आपका 10% का डिडक्शन हो जाएगा। So hurry up, down Unacademy app now and crack MPPSC and Vyapam's all exams. So let's crack it. अगला जो पॉइंट है उसमें दिया हुआ है अध्यक्ष और सदस्यों की जो सेवा शर्तें हैं उसका निर्धारण कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। जैसे कि आपको पहले बता दिया कि राष्ट्रपति ही इनकी सेवा शर्त और राष्ट्रपति ही इनकी नियुक्ति करता है। तो इनकी जो सेवा शर्तें हैं उनका निर्धारण भी राष्ट्रपति करता है। अच्छा, फिर नियुक्ति हो जाती है। नियुक्ति के पश्चात में इनके जो भी सेवा शर्तें हैं, ठीक है ना, वो जो अलाभकारी परिवर्तन है वो इसमें नहीं किया जाता। यानी कि जो भी सेवा शर्त है उसमें परिवर्तन नहीं किया जाता एक बार नियुक्ति जब हो जाती है इसकी अध्यक्ष और सदस्यों की। अगले पॉइंट में दिया हुआ है इनके वेतन और भत्तों के बारे में। यूपीएससी के जो अध्यक्ष हैं और जो अन्य सदस्य हैं, ठीक है ना, उनके वेतन और भत्ते और पेंशन सहित जितने भी व्यय होता है वो भारत सरकार की जो संचित निधि होती है, ठीक है ना, जो रिजर्व फंड होता है भारत सरकार का, उस पर भारित होते हैं। यानी कि उस पर इसका भार पड़ता है और उससे ही इनका पूरे वेतन, भत्ते और पेंशन दिए जाते हैं, ठीक है ना। इसी प्रकार से मतलब उस पर संसद पर मतदान नहीं किया जा सकता। यानी कि जो भी भारत सरकार की रिजर्व फंड है सिर्फ उसका उपयोग किया जाता है और इस पर संसद में इसका कोई भी मतदान नहीं होता और कोई भी पोलिंग नहीं की जा सकती कि इसमें कुछ बढ़ोतरी हो या कम हो, ठीक है ना। जो रिजर्व फंड है उसका उपयोग होता है, उससे पूरी की पूरी इनके वेतनमान और इनके भत्तों का को दिया जाता है। यूपीएससी सिविल सर्विसेज की जो संघ लोक सेवा आयोग के जितने भी सदस्य होते हैं और अध्यक्ष, उनका वेतन भत्ता रिजर्व फंड से ही होता है भारत सरकार की, ठीक है। अगला जो पॉइंट है वो है जब अध्यक्ष का कार्यकाल समाप्त हो जाता है, यानी कि संघ लोक सेवा आयोग से जो अध्यक्ष का कार्यकाल अपना अगर समाप्त हो जाता है, उसके बाद में जो संघ लोक सेवा आयोग का जो अध्यक्ष होता है वो भारत सरकार या फिर राज्य सरकार के अधीन किसी भी पद पर रहने के लिए पात्र नहीं होता। यानी कि एक बार अगर संघ लोक सेवा आयोग का कोई व्यक्ति अध्यक्ष बन जाता है, देन उसके बाद में वो भारत सरकार और राज्य सरकार के किसी भी पद को लेने के लिए योग्य नहीं माना जाता। यानी कि वो किसी भी पद पर नहीं रह सकता। यानी कि वो 6 वर्ष उसके अगर पूरे हो जाते हैं, 6 वर्ष या फिर 65 वर्ष की अगर आयु कंप्लीट हो जाती है, देन भारत सरकार या राज्य सरकार के किसी भी पद पर उसको नहीं रखा जा सकता। अगला जो पॉइंट है उसमें है सदस्यों के बारे में। संघ लोक सेवा आयोग का जो कोई भी सदस्य है, अगर उसका कार्यकाल समाप्त हो जाता है, देन उसके बाद में वो
संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष या फिर राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त होने का पात्र होता है। यानी कि देखिए, अध्यक्ष का कार्यकाल समाप्त हो गया तो वो भारत सरकार या राज्य सरकार के किसी भी जो पद होता है उस पद के लिए वो पात्र नहीं होता, यानी कि आगे वो किसी भी पद पर नहीं रह सकता। लेकिन जो सदस्य होते हैं संघ लोक सेवा आयोग के, वो अध्यक्ष के लिए एंटाइटल हो जाता है, यानी कि वो अध्यक्ष बन सकता है संघ लोक सेवा आयोग का, और राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के पद के रूप में भी वो पात्र होता है, यानी कि वो आगे अध्यक्ष बन सकते हैं जितने भी सदस्य हैं। लेकिन भारत सरकार और राज्य सरकार के अधीन कोई भी अगर ऐसा पद होता है जो कि संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग के अलावा कोई अलग पद जो होता है उसके लिए वो पात्र नहीं होता। यानी कि सिर्फ इसी सेक्टर में संघ लोक सेवा आयोग या फिर राज्य लोक सेवा आयोग के जो पद होते हैं उसके अध्यक्ष के लिए वो एंटाइटल होते हैं जितने की सदस्य उनका जब कार्यकाल समाप्त हो जाता है। तो ठीक है, इतना आपको क्लियर मेरे ख्याल से हो गया होगा। अगला जो पॉइंट है पात्रता के लिए वो है यूपीएससी के जो अध्यक्ष होते हैं और सदस्य होते हैं वो उसी पद पर पुनर्नियुक्त नहीं होते हैं। यानी कि वो एक बार अगर नियुक्त हो जाते हैं, एक बार अगर कोई संघ लोक सेवा आयोग का कोई व्यक्ति अध्यक्ष बन जाता है या फिर सदस्य बन जाते हैं, देन उसके बाद में उनकी पुनर्नियुक्ति नहीं होती है। ठीक है, ये तो हो गई पूरी की पूरी पात्रता, किस तरीके से उनकी भर्तियां होती हैं और किस तरीके से उनकी नियुक्तियां होती हैं। अब चलते हैं संघ लोक सेवा आयोग के कार्य और उनके उत्तरदायित्व, वो क्या-क्या कार्य करते हैं और कौन-कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके पास में होती है। सबसे पहले तो वो पहली बात है संघ लोक सेवा आयोग में जो भी एग्जाम्स होते हैं, ठीक है ना, जो भी प्रतियोगिता परीक्षा होती हैं, उनके माध्यम से अखिल भारतीय जो भी सेवाएं होती हैं, ठीक है ना, और संघ के अधीन विभिन्न जो पद निकलते हैं उन सब पर भर्ती करवाना, यानी कि उन सब का रिक्रूटमेंट करवाने का जो कार्य होता है वो संघ लोक सेवा आयोग के पास में होता है। इसके अलावा और कौन-कौन से उत्तरदायित्व होते हैं? सेकंड नंबर, देखो नियुक्ति तो वो करती हैं भर्ती में, ठीक है ना? नियुक्ति के लिए भर्ती की उपयुक्तता के साथ-साथ, ठीक है ना? अधिकारियों की जो जो उपयुक्तता है, उसके साथ-साथ उनकी जो पदोन्नति होती है और प्रतिनियुक्ति होती है, उसका भी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिविल सर्विसेज के पास में होते हैं। यानी कि प्रतिनियुक्ति यानी कि म्यूचुअल जो ट्रांसफर होता है उसके लिए, और साथ में पद में जो प्रमोशन होता है उसका भी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो उत्तरदायित्व होता है वो संघ लोक सेवा आयोग के पास में होता है। अगला जो पॉइंट है उत्तरदायित्व का वो है संघ लोक सेवा आयोग 2 या 2 से अधिक राज्यों के अनुबंध पर, ठीक है ना, 2 या 2 से अधिक जो राज्य होते हैं उनके अनुबंध पर ऐसी किसी सेवा के लिए संयुक्त भर्ती की योजना की रूपरेखा का निर्माण और उसके परिचालन के लिए राज्य की सहायता करता है। यानी कि राज्य को अगर जरूरत पड़ती है संघ लोक सेवा आयोग की तो वो उन सबके साथ में अनुबंध करके उन सभी भर्तियों की प्रारूप रेखा का निर्माण भी करता है, उसको परिचालन करने के लिए उन सभी स्टेट की हेल्प भी करता है, जिसमें कि उम्मीदवारों के लिए विशेष योग्यता रखना आवश्यक हो। यानी कि कोई विशेष योग्यता रखना आवश्यक हो, उसके लिए संघ लोक सेवा आयोग उन सभी राज्यों की 2 या 2 से अधिक जो राज्य होते हैं उनको इसमें पूरी मदद करता है और उनकी पूरी की पूरी जो भर्ती योजना है उसकी रूपरेखा बनाने में उनकी मदद करता है। अगला जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है विभिन्न सिविल सेवाओं, जो भी सिविल सर्विसेज की सेवाएं होती हैं उससे संबंधित जो भी अनुशासनात्मक, ठीक है ना, जो भी डिसिप्लिनरीज के जो भी मामले होते हैं उनका भी कार्य संघ लोक सेवा आयोग के पास में होता है। अगला जो पॉइंट दिया है वो दिया है पेंशन, कानूनी खर्च की प्रतिपूर्ति आदि के दावे के संबंधित जो भी विविध मामले होते हैं उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी संघ लोक सेवा आयोग की होती है। लेकिन इसमें उच्चतम न्यायालय ने यह व्यवस्था की है कि यदि सरकार उपयुक्त मामलों में, ध्यान से समझिएगा, ये सारे मामले की जिम्मेदारी तो संघ लोक सेवा आयोग की होती है, लेकिन इसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह व्यवस्था की है कि यदि सरकार उपयुक्त मामलों में संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श लेने में विफल हो जाती है, यानी कि संघ लोक सेवा आयोग उसमें पूरी तरीके से कार्य अगर नहीं कर पाता है तो असंतुष्ट लोक सेवक की समस्या का निवारण न्यायालय द्वारा नहीं किया जा सकता, ठीक है ना, ये उसकी व्यवस्था की है। तो इस प्रकार का जो प्रावधान है ये केवल निर्देश है ना कि अनिवार्य, यानी कि ये जो मामले हैं ये मामले इनके पास में हैं तो, ठीक है ना, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो है, ये निर्देश में दिया गया है, लेकिन ये अनिवार्य नहीं है संघ लोक सेवा के लिए, ठीक है। मगर आपको ये याद रखना है क्योंकि ये क्वेश्चंस ऐसे बन जाते हैं तो इसके बारे में आप फैक्ट को समझ के आप लिख सकते हैं या फिर समझा सकते हैं, ठीक है। अगला जो पॉइंट है संघ लोक सेवा आयोग का जो अधिकार क्षेत्र यानी कि उनका जो दायरा है, जो उनके पास में पावर है, उस पावर को संसद द्वारा बढ़ाया जा सकता है। अगर संसद चाहे
तो संसद उनके अधिकार क्षेत्र को, उनके पावर को बढ़ा सकता है। अगला जो पॉइंट है वो है संघ लोक सेवा आयोग राष्ट्रपति के पास में जब इसके पूरे कार्य होते हैं, उन कार्यों के संबंधित पूरी वार्षिक रिपोर्ट, पूरे वर्ष जो संघ लोक सेवा आयोग कार्य करता है उसकी वार्षिक रिपोर्ट राष्ट्रपति के पास में जाती है। तो वो वार्षिक रिपोर्ट राष्ट्रपति को प्रस्तुत करता है। संघ लोक सेवा आयोग राष्ट्रपति के पास में अपने कार्यों की पूरी एनुअल जो रिपोर्ट जनरेट होती है वो प्रस्तुत करता है, जिसे राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों के समक्ष प्रस्तुत करता है। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। राष्ट्रपति संघ लोक सेवा आयोग जो एनुअल रिपोर्ट देता है उस रिपोर्ट को संसद के दोनों सदन यानी कि अपर हाउस और लोअर हाउस दोनों के समक्ष उसको प्रस्तुत करता है। तो इस तरह जो रिपोर्ट होती है, रिपोर्ट के साथ साथ सरकार को भी आयोग के सलाह को स्वीकृत ना करने की दिशा में, ठीक है ना, जो आयोग सलाह देता है, ठीक है ना, जो भी उसने वार्षिक रिपोर्ट दी उसमें जो भी एडवाइस उन्होंने कंडक्ट की है, जो भी एडवाइस दी है, उस एडवाइस के लिए सरकार के पास में भी ये वो रहता है कि आयोग की सलाह को स्वीकृत ना करने की दिशा में स्पष्टीकरण देते हुए एक ज्ञापन प्रस्तुत करना होता है। यानी कि अगर आयोग कोई वार्षिक रिपोर्ट में कोई एडवाइस देता है, उस एडवाइस को अगर संसद के दोनों सदनों में प्रस्तुत करने के बाद में अगर सरकार आयोग की सलाह को स्वीकृत ना करती है तो सरकार को उसका स्पष्टीकरण एक ज्ञापन के रूप में प्रस्तुत करना होता है। ठीक है ना, सरकार भी इसका पूरा का पूरा स्पष्टीकरण देती है कि उसकी जो सलाह है आयोग की वो स्वीकृत करने की योग्य नहीं है, तो उसके बारे में पूरा का पूरा ज्ञापन उसको देना पड़ता है। अगले पॉइंट में दिया हुआ है, जब आयोग की सलाह को ये जो सरकार है ये अस्वीकृत करने के लिए जो ज्ञापन देती है, देन उसके बाद में ऐसी किसी भी जो गैर स्वीकृत रिपोर्ट यानी कि जिसको कि स्वीकृत नहीं किया गया है तो उसके लिए जो केंद्रीय मंत्रिमंडल है उसके लिए वो उसके विषय में एक समिति नियुक्त करता है। ठीक है ना, और उसके द्वारा इसका अनुमोदन किया जाना चाहिए। ठीक है ना, तो इस परिप्रेक्ष्य में जो भी परिप्रेक्ष्य होता है इस विषय में किसी मंत्रालय और किसी विभाग को यूपीएससी की जो सलाह होती है उसको अस्वीकार करने की शक्ति नहीं होती। यानी कि इसमें रिपोर्ट में अगर ऐसा प्रस्तुत किया गया है कि जो भी कार्य किए गए हैं, ठीक है ना, उसके लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल एक समिति नियुक्त करे और उसके बाद में उसका अनुमोदन किया जाना चाहिए, तो उस परिप्रेक्ष्य में मंत्रालय और विभाग यूपीएससी की ऐसी सलाह को अस्वीकार करने की शक्ति इनके पास में नहीं होती, किसी भी मंत्रालय की और किसी भी विभाग की। तो ये था पूरा का पूरी मैंने जानकारी आपको संघ लोक सेवा आयोग के बारे में डिटेल में दी। आपको वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो में मैंने संघ लोक सेवा आयोग के बारे में आपको पूरा कंटेंट बताया है तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर करें और साथ में इस वीडियो को आगे भी आप शेयर करें। ठीक है, और साथ ही साथ में जो भी स्टूडेंट विद्यार्थी सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं वो मेरे स्टडी कॉन्सेप्ट चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऑल नोटिफिकेशन के साथ में, जिससे कि आपको जितने भी मैं वीडियोज बनाऊंगा सिविल सर्विसेज के उनके नोटिफिकेशन आपको मिलेंगे और सारे वीडियोज आप लगातार देख पाएंगे। तो इसी के साथ मैं अपना ये वीडियो यहीं खत्म करता हूँ। अगला जो कि सिविल सर्विसेज पे वीडियो आने वाला है उसके लिए आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, तो लगातार मेरे चैनल के साथ में बने रहिए। और अगला वीडियो जब तक आता है जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।